नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से भास्कर मैथ पे। मैं सोनू कुमार भास्कर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा है आप अच्छे होंगे और प्रतियोगिता परीक्षा की लगातार तैयारी में जुटे होंगे। और आपको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपको इसमें जुटना भी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एसएससी में लगातार वैकेंसी भर भर के दी जा रही है और यही बहुत सारी वैकेंसियाँ अब रेलवे में भी आने वाली है। ठीक है, तो आप प्रतियोगिता परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें लग जाइए जी जान से। पिछली कक्षा में हमने एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो आज भी हम 10 क्वेश्चन लेके आए हैं और आप मेरे सॉल्यूशन देखिए और आपने औरों लोगों के भी सॉल्यूशन देखे होंगे यूट्यूब पे और उनसे मैच कीजिए। आपको बहुत ज़मीन और आसमान का फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए प्रॉफिट एंड लॉस का एक सवाल हमने आपके सामने रखा है कि एक वस्तु को 20-70 रुपये में बेचा जाता है तो 15% लाभ होता है। यदि इसे 1890 में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ये आपको बताना है। आप मेरे को बताओ कि 1890 में मैं बेच रहा हूँ तो मेरे को कितना प्रॉफिट और लॉस है ये बताना है। तो सबसे पहले ये तो पता चले कि भाई हमने सामान कितने में खरीदा है, तभी तो मैं गणना कर पाऊंगा कि 1890 में बेचूंगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो आप मेरे को बताओ कि क्रय मूल्य मेरा कितना होता है, तो आप कहोगे 100%। अगर आपको 15% का लाभ चाहिए तो वस्तु को कितने में सेल करना पड़ेगा, तो 115% पे। अगर आपको 15% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब है कि आप वस्तु को 85% पे ही सेल कर रहे हैं। तो आप बताओ कि मेरे को 15% का लाभ हुआ है, कब हुआ है, तो आप कहोगे कि जब हमने वस्तु को 20-70 में चिपका दिया है, मतलब बेच दिया है। मतलब 115% 20-70 के बराबर है। 5 से काट लूँ, 23-5 115 और इसको 5 से काटूंगा, 5 का 20 और 14-5 70 हो जाएगा। 23 से इसको काटूंगा, 23 से 23, 18 बचेगा, 23-8 184। मतलब एक की वैल्यू 18 है। बताओ 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 1800। ठीक है, तो हमने सीपी निकाल लिया कि मेरा सीपी कितना है, 1800 रुपये। अब इसका मतलब है यहाँ एल लिखा हुआ है मतलब लॉस है, यहाँ एल लिखा हुआ है इसका मतलब लॉस है। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि 10% यहाँ प्रॉफिट है और 5% प्रॉफिट है। अगर मैं 1800 का 10% निकालूंगा तो कितना होगा, तो आप कहोगे 180। लेकिन मेरे पास कितना है, 90 है। इसका मतलब 5% सवाल का सही उत्तर है। एक तो अप्रोच ये हो गई। दूसरी अप्रोच ये हो सकती थी कि 1800 में मैंने खरीद के लाया है और 1890 में बेच रहा हूँ। इसका मतलब क्या है भाई साहब कि 90 रुपये का लाभ है। किस पे, तो आप कहोगे 1800 पे। और प्रतिशत में बदलना है तो कैसे गुना कर दोगे, तो आप कहोगे 100 से 20 से 20 काट दूँ और 18-5 90 कितना हो जाएगा, 5% इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, 5% क्या, प्रॉफिट, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का है। सवाल कहता है वो छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 5 जोड़ने पर 12, 18, 30 से विभाज्य है। तो ऐसी संख्याओं में हम क्या करते हैं कि लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो आप देखो कि लघुत्तम निकालूंगा मैं 12, 18, 30 का तो 180 आएगा। ठीक है, लेकिन सवाल में ये कहा इसने कि 5 जोड़ने पर, तो इसका मतलब 180 में से मेरे को 5 घटा लेना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 175 और 175 ही सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, लेकिन हम मेरे को ये पता है कि 12, 18, 30 का लघुत्तम 180 का है, लेकिन आपकी अप्रोच इस प्रकार की नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि 5 पहले जोड़ लेते हैं। और अगर हम 5 जोड़ेंगे तो आप बताओ कि जो संख्या 18 से कटेगी वो 9 से भी कटेगी। क्यों, क्योंकि हम 18 को को प्राइम नंबर में ऐसे तोड़ते हैं, 2 × 9। क्योंकि इसने डिजिट आसान रखा है इसलिए आप इसे आसानी से बना लीजिएगा। लेकिन जब इसी डिजिट को वो 4-4 अंक दे दे, 5-5 अंक दे दे, तो फिर बच्चा फंस जाता है लघुत्तम निकाल के और बातों को समझने में ही अपना समय जाया कर देता है। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि 18 से जो संख्या कटेगी वो 2 और 9 से भी कटेगी। तो अगर मैं 5 जोड़ूँ तो 180 हो जाएगा। 180 का मतलब 8 है कितना हो गया, 9 कट गया। अगर इसमें मैं जोड़ूंगा तो 120 बनेगा, तो 2 1 3, तो 9 से नहीं कटेगा। अगर इसमें मैं 5 जोड़ूँ तो 240 हो जाएगा, 4 2 6, ये भी 9 से नहीं कटेगा। अगर इसको जोड़ दूँ तो ये 200 हो जाएगा, ये भी 9 से नहीं कटेगा। और इसका मतलब ऑप्शन नंबर इस सवाल का सही उत्तर है। बिना किसी एलसीएम, इसमें एलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे सवाल मैंने शॉर्ट वीडियो में भी सॉल्यूशन करके दिया है, तो आप मेरी शॉर्ट वीडियो भी देखिए। मैंने कम से कम 100 से ऊपर शॉर्ट वीडियो डाली है और प्रत्येक सवाल का ट्रिक नहीं कहिए, उसको कॉन्सेप्ट कहिए, क्योंकि मैं ट्रिकबाजी पे विश्वास नहीं करता। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने दिए हैं आप उसे देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आभास संख्या से रिलेटेड है। आभास संख्या कहता है कि प्रथम 7 आभास संख्याओं का औसत दशमलव के 2 अंकों तक ज्ञात करें। तो आभास संख्या का भैया आपका कोई ना ट्रिक होता है और ना ही कोई कंसेप्ट होता है। पहली बात तो आप समझ लो। और बहुत सारे
लोग बोलते हैं कि आभास संख्या उसको बोलते हैं जो एक और अपने आप करता है। अगर इस डिफिनेशन को अगर मैं ले लूँ तो एक भी आभास संख्या होगी, लेकिन एक आभास संख्या नहीं है। क्यों कि आभास संख्या का सही डिफिनेशन है कि जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो वो आभास संख्या कहलाती है। तो आप कहो एक के तो केवल एक ही गुणनखंड है, वो स्वयं है, और 2 के कितने गुणनखंड है, तो 1 और 2 है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैं आभास संख्या पर एक वीडियो भी लेके आऊँगा 5 या 10 मिनट का, आप उसे भी जरूर देखिएगा। लेकिन आज हम SSC MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस पर हम ध्यान देते हैं। आप बताओ प्रथम आभास संख्या कितना होगा, तो 2, उससे अगली कौन है 3, इससे अगली कौन है 5, इससे अगली कितनी है 7, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है। उसके बाद फिर कितना है, तो आप कहोगे 13 है, 1 2 3 4 5 6 और अगला 17 है। और इसमें हमको कैसे भाग देना है 7 से, औसत निकालने का ही रूल है। तो आप बताओ 3 2 5 5 10 7 17 11 कितना होगा 28, 28 है 3 31 है 10 कितना हो जाएगा 41, 41 है 7 कितना होगा 48, 48 है 10 कितना होगा 58, 58 भागा 7, 7 8 56, मतलब 8 से ज़्यादा आना चाहिए। 8 से ज़्यादा यहाँ भी ऑप्शन है और यहाँ भी ऑप्शन है, इसका मतलब एक मरतबा में और ले जाऊँगा। तो इसको एक मरतबा जाएगा तो 2 शेष बचेगा और एक 0 चिपक जाएगा दशमलव के बाद, तो कितना हो जाएगा बताओ भैया 20, तो मतलब 7 3 21, मतलब 7 दूना 14, मतलब 8.29 इस सवाल का सही उत्तर है। मुझे पूरा हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना है और इसी अप्रोच को आपको एग्जाम में फॉलो भी करना है, ठीक है। मैं आभास संख्या पे एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में प्रत्येक शिफ्ट में एक न एक क्वेश्चन आभास संख्या से ही होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का है कि 10% की हानि पर एक वस्तु को 810 में बेचा जाता है, 20% की हानि पर इसे कितने में बेचा जाना चाहिए। तो आप बताओ कि क्रय मूल्य मेरा 100% होता है और 10% का मेरे को लॉस हो रहा है, इसका मतलब मैं वस्तु कितने में चिपका रहा हूँ, तो आप कहोगे 90% में। इस 90% की वैल्यू कितनी है 810, मतलब 10 से 10 99 81, मतलब 1% 9 के बराबर है। आप मेरे को बताओ कि मेरे को 20% की हानि पे बेचना है, मतलब 80% में बेचना है, मतलब एक इसका क्या गुना है 9 गुना, तो 80% की मेरे को वैल्यू निकालनी है, इसका 9 गुना करूंगा तो 8 9 72 720 इस सवाल का सही उत्तर होगा। बात की गहराई को समझ रहे हैं। मैंने ये कहा कि 10% के लॉस पे बेच रहा हूँ, इसका मतलब 90% में बेच रहा हूँ और 90% की वैल्यू कितना दे रखी है 810, इसका क्या गुना है, तो आप कहोगे 9 गुना। अब मेरे को 20% की हानि पे बेचना है, मतलब 80% में बेचूंगा। अब इसका 9 गुना करूँगा तो 8 9 72, 1 0 चिपकाना है, 1 0 हमने चिपका दिया, 720 में बेचूंगा, बात खत्म, ठीक है। या तो मैं इस सवाल को इतना लिखने की जरूरत भी नहीं थी, आप इसे ओरले भी कर सकते थे। 10% की वैल्यू 10% लॉस है ना, तो 90% की वैल्यू कितना है 810, मतलब 99 81, 1 0 चिपका दिया है। मेरे को 80% की वैल्यू निकालनी है, तो 8 9 72, 1 0 मैं भी चिपका दूंगा, 720 सवाल का उत्तर है। बात की गहराई को समझ रहे हैं। तो आपको इसी प्रकार की अप्रोच अपनानी है और इसी प्रकार से सवालों को करना है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। सवाल चक्रवृद्धि ब्याज से है और ये सवाल इस बार SSC GD में भी ये सवाल रिपीट हुआ है, ठीक है। तो SSC की एक खास विशेषता होती है कि वो पिछले वाले सवालों को बार बार रिपीट करता है या उस टाइप के सवाल ही बार बार करता है। इसलिए मैं आपको SSC MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में डायरेक्टली रूप से फायदा हो। सवाल कहता है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में अपनी की 3 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में अपने का 81 गुनी हो जाएगी। आप बताओ 10 साल में ये क्या हुई, तो आप 3 टाइम्स हो गई, मतलब 3 गुनी हो गई, ठीक है। आपको इसको देखना है कि कै गुना करना है 81 गुना। तो 81 गुना का मतलब क्या हुआ कि 3 के पावर 4 है ये, ठीक है। क्योंकि 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिरिका 81। तो आप बताओ हमको इसमें करना कुछ नहीं होता है कि ये वाला जो पावर है 81 को मैं क्या लिख दिया 3 के पावर 4, और ये वाला पावर जो है ना इसको समय के साथ गुना कर देना है। तो 10 में 4 से गुना कर दूंगा, कितना हो जाएगा 10 चौका 40 वर्ष, और यही सवाल का सही उत्तर है। आपको इसी प्रकार की अप्रोच रखनी है और इसी प्रकार से सॉल्यूशन करना है एग्जाम में। देखो अगर इस टाइप से अगर आप सेकेंडों में सॉल्यूशन करोगे ना, तो आपके एग्जाम में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो जाता है और आपको लगता है कि इस बार मेरा हो जाना है सिलेक्शन, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप बहुत सारे कैलकुलेशन में फंस जाते हैं और समय लगा देते हो, तो आपको जो है कि आप पूरे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते, पहली बात। इसलिए आपका मनोबल धीरे धीरे गिरता चला जाता है और जैसे ही टाइम आगे बढ़ता चला जाता है आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो घटता जाता है, ठीक है। तो अगर आप गणित और रीजनिंग के सवालों को इतनी फ्रिक्वेंसी से अगर आप कर पाते हैं तो समझिए कि आपका बेड़ा पार हो गया है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमने टाइम और वर्क का लिया है।
सवाल कहता है कि ए किसी काम को 8 दिनों में तथा बी 26 दिनों में कर सकता है, तो दोनों 3 दिनों में काम का कितना भाग कर लेंगे। ठीक है, डॉग्स आर बार्किंग एट द नाइट एंड आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर यू, सो डोंट। चलिए, तो ए कै दिन में करता है भैया, तो आप कहोगे 8 दिन में। बी कितने दिनों में करता है, तो 26 दिनों में। ठीक है, तो हमने इसका एलसीएम ले लिया। 8 और 26 का कितना होगा, 104। इसको मैं भाग दूंगा तो 13 8 104 और 26 चौका कितना होता है जी, चौका 24 4 दूना 8 2 10। ठीक है, मतलब ए की कार्य क्षमता यहाँ 13 है और बी की कार्य क्षमता 4 है। ठीक है, और पूरा काम कितना है 104, और दोनों ने कितने दिन काम किया है, तो आप कहोगे 3 दिन काम किया है। तो अगर एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहोगे 13 4 17, और 3 दिन काम किया है तो 17 तिया 51 काम किया है। कितने में से, तो आप कहोगे 104 में से। अब यही भाग हो गया, इसको काट लेंगे मैं। तो अगर मैं इसको काटूँ तो 5 1 6 4 1 5, 3 से तो नहीं कटेगा, और देखूं और किससे कटेगा, 3 से तो ऊपर वाला कट रहा है, 3 से नीचे वाला नहीं कट रहा है। तो यही हो जाएगा 51 बटा में 104, और यही सवाल का क्या है, सही उत्तर है। बात की गहराई को समझ रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि ए की कई दिन में कर रहा था, 8 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा था, 26 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना हो गया 104, 13 8 104 और 26 चौका कितना हो गया 104। तो हमने देखा कि दोनों एक साथ अगर काम करें तो एक दिन में 13 4 17 काम कर लेंगे। उन्होंने 3 दिन काम किया है, तो 3 दिन में 13 4 17 17 तिया कितना होगा 51 काम कर लेंगे, और पूरा काम कितना था 104, तो 104 में से 51 काम कर लिया। यही इसकी भाग कितना काम कर लिया। अगर हमसे पूछता कि शेष काम कितना बचा हुआ है, तो पूरा टोटल काम कितना होता है 1, और 1 में से मैं इसको घटा लेता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमने औसत से लिया है। प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा जो 3 का गुणज हो। ठीक है, तो आप बताओ कि गुणज के मतलब समझते हैं, मतलब 3 किस किस को काटता है। तो आप कहोगे पहले 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, इस प्रकार से काटेगा 3, और इसके 6 गुणज लेना है। तो प्रथम तो 3 हो जाएगा, और छठा लेंगे तो छतरी कितना हो जाएगा 18। तो मतलब प्रथम 3 और अंतिम कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब बताओ औसत निकालने के लिए क्या मैं सबको जोड़ूंगा, नहीं। अब बताओ कि जब 3 का गुणज लूंगा तो डिफरेंस कितना कितना का होगा, तो आप कहोगे 3 का। तो जब भी कभी अंतर समान होता है ना, तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि शुरू वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। तो बताओ 18 3 कितना होगा, तो आप कहोगे 21, और चूंकि 2 संख्या हमने जोड़ी है तो 2 से भाग दे दिया। ठीक है, तो 21 बटा में 2, ये क्या हो गया, इनका औसत हो गया। ओ, तो वही तो काम हो गया, खत्म हो गया जी। 21 बटा में 2 मतलब कितना होगा जी, 10 दूना 20 मतलब 10.5 मतलब 10.5, और यही सवाल का उत्तर। बात की गहराई को समझ रहे हैं। हमने क्या कहा कि भाई 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा जो 3 का गुणज होता है। 3 गुणज का मतलब कि 3 किस किस को पहले काटा है, तो पहला गुणज उसका 3 होगा, दूसरा गुणज 6 होगा, उसके बाद 9 होगा, उसी के बाद 12, ऐसे चलता रहेगा। ऐसे 6 गुणज का औसत आपको ज्ञात करना है। तो प्रथम गुणज 3 और छठा गुणज कितना होगा, छतरी 18। तो जब भी कभी अंतर समान हो, समांतर श्रेणी में हो, तो हम क्या करते हैं औसत निकालने के लिए पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। तो 3 और प्रथम संख्या तो 3 होगी, और अंतिम संख्या कितना हो जाएगा 18। तो 18 3 कितना हो जाएगा 21। चूँकि हमने 2 संख्या जोड़ी है तो 2 से इसको डिवाइड भी कर दिया। तो 21 बटा में 2 कितना हो जाएगा 10.5, और 10.5 इस सवाल का सही उत्तर है। बात की गहराई को समझ रहे हैं। चलिए बढ़े आगे, बिल्कुल बढ़ेंगे और अगले सवाल की ओर होते हैं। हमने ट्रेन से लिया है। सवाल कहता है कि एक ट्रेन 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में तथा 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई आपको बताना है। आप मेरे को बताओ कि जब ट्रेन किसी आदमी या खंभे को पार करती है तो सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है, लेकिन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ वो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करेगी। तो आप मेरे को बताओ कि जब इसको 50 सेकेंड लग रहा है भैया, तो ये क्या कर रही है, अपनी लंबाई तो पार कर ही रही है, और 60 में 60 क्या कर रही है, 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। लेकिन अगला 60 सेकेंड में ये क्या करेगी, तो अपनी लंबाई भी पार करेगी और साथ ही साथ 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। इसका मतलब है ये हुआ। आप मेरे को ध्यान से देख के बताओ कि ट्रेन की लंबाई यहाँ भी है, ट्रेन की लंबाई यहाँ भी है, दोनों जगह सेम है।
तो इसको 10 सेकेंड एक्स्ट्रा क्यों लगा है? क्योंकि इसने 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की जगह 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है, मतलब 300 मीटर एक्स्ट्रा क्रॉस किया है, जिसके कारण 10 सेकेंड इसको ज़्यादा लग गया। तो आप मेरे को बताओ कि सवाल में क्या हो गया कि 10 सेकेंड किसके बराबर है? तो आप कहोगे 300 मीटर। अगर आप चाहो तो अब यहाँ से भी मान ट्रेन की लंबाई का निकाल सकते हो और ट्रेन की लंबाई का मान आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो अगर मैं 50 सेकेंड की बात करूँ तो आप कहोगे ये 10 सेकेंड, इसको 5 गुना कर लूँगा तो ये 50 सेकेंड हो जाएगा भैया। और इसमें अगर मैं 5 गुना करूँगा तो कितना होगा जी? 3 पचे 1500 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब कि 50 सेकेंड में ट्रेन 1500 मीटर चल रही है, तो 600 मीटर तो किसकी है? प्लेटफॉर्म की लंबाई है। इसका मतलब बचा 900 मीटर, वो किसकी है? ट्रेन की लंबाई है। और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि सवाल कर रहा है कि एक ट्रेन है जो 50 सेकेंड लेती है और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो जब ट्रेन अब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस 600 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी, लेकिन अगले 60 सेकेंड में क्या करती है कि 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो आप बताओ कि यहाँ भी ट्रेन की लंबाई कितनी है? एल है। तो ट्रेन की लंबाई तो ट्रेन की जो लंबाई वो तो कांस्टेंट है। तो इसको 10 सेकेंड एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की बजाय 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो 300 मीटर एक्स्ट्रा चलना उसको पड़ रहा है, जिसके कारण 10 सेकेंड अधिक ले रही है। तो 10 सेकेंड की वैल्यू कितनी है? 300 मीटर। तो हमने इसको 5 गुना कर दिया, 50 सेकेंड के निकाल लिया। तो इधर भी 5 गुना करूंगा, 305 कितना हो जाएगा? 1500। तो जब 50 सेकेंड में ही 1500 मीटर चल रही है, 600 मीटर तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है? 900 मीटर। यही सवाल का सही उत्तर है। ऐसे सवालों को हम ओरली भी करते हैं, लेकिन कब? जब आप मेरे कॉन्सेप्ट सीख जाइएगा तब आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए तभी तो उसमें फल होए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। सवाल जो है वो साधारण ब्याज का है। कहता है किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो तो ब्याज की दर है। ठीक है, तो हम ये क्या करते हैं कि साधारण ब्याज में एक ही कॉन्सेप्ट है कि 100 रुपये पर 1 वर्ष में जो आपको ब्याज मिलेगा ना भैया, वो वही रेट होती है, वही दर होती है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर मुझे रेट निकालना है तो मैं मूलधन को कितना मान लूँगा कि 100 मान लूँगा कि भाई मेरे पास जो पैसा था वो 100 रुपया था। ठीक है, किसी राशि पर नहीं, ये समय यहाँ पे छूटा हुआ, मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लूँ। नौ वर्ष में किसी राशि पर 9 वर्ष का 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो तो ब्याज की दर है। तो आप बताओ P बराबर कितना है? तो आप कहोगे 100। और चूँकि रेट मेरे को निकालना है तो मेरे को ब्याज दे रखा है इसने SI सिंपल इंटरेस्ट 100 का 3 अगर मैं 5 करूँ तो आप कहोगे 3/5 20 20 कितना हो गया? तो आप कहोगे 60। तो आप बताओ मेरे को कि 60 रुपया मेरे को ब्याज मिला है वो कै साल में मिला है? तो आप कहोगे 9 साल में, कि किसी राशि पर 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है। तो बताओ 1 साल में कितना मिलेगा? तो आप 9 से कहो कि भाग दे दीजिए। अगर मैं 9 से भाग दूँ तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा कितना? 20/3। इसको पूर्णांक में तोड़ूंगा तो 6 से 2/3% हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, मैं एक और फिर से आपको समझा दे रहा हूँ कि किसी राशि पर 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो तो ब्याज की दर है। तो दर निकालने के लिए हमेशा क्या होता है कि हम मूलधन को 100 मानते हैं। क्यों? क्योंकि 100 रुपये पर 1 वर्ष में जो ब्याज मिलता है ना वही रेट होता है। तो हमने मूलधन को 100 माना, तो मेरा को ब्याज कितना मिलेगा? तो मूलधन का 3/5, तो 100 का अगर मैं 3/5 निकाला तो 20 कितना हो गया? 60। लेकिन ये 60 रुपया ब्याज मेरे को 9 साल में मिला है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? तो हमने 9 से भाग दे दिया, तो 1 साल में मिला 6.2/3%। और 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है? रेट होता है। और यही सवाल का सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल मेंसुरेशन का है। कहता है कि एक घन की भुजा 15 सेंटीमीटर है, उस घनाभ के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आयतन घन के आयतन से 175 सेंटीमीटर क्यूब कम है तथा उसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। आप मेरे को बताओ कि घन का आयतन कितना होता है? तो आप कहोगे भुजा क्यूब, तो 15 का क्यूब कर दूंगा तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे 3375। ठीक है, और जो घनाभ है उसका जो आयतन है वो घन के आयतन से 175 सेंटीमीटर कम है। अगर मैं 175 इसमें से घटा दूं तो आप कहोगे 5 में से 5 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 3 में से 1 गया 2, मतलब कितना? 3200।
ठीक है। और आधार का क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है, आधार का क्षेत्रफल। तो आप बताओ आधार मतलब ये मैं खड़ा तो आधार कहाँ होगा, नीचे वाला। और घनाभ में जो आधार होता है वो कैसा होता है, तो आपका होगा आयताकार होता है। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, L गुने B, नीचे वाले का और ऊपर वाले का जो क्षेत्रफल होता है वो L गुने B होता है। तो आप बताओ इसका आयतन कितना दे रखा है, तो L गुने B गुने H ये आयतन होता है। और आयतन हमने कितना निकाला, तो आपको हो गया 3200। H की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी, 32, तो मैंने यहाँ 32 चिपका दिया। आप बताओ मेरे को कितनी वैल्यू चाहिए, L गुने B की वैल्यू चाहिए। 32 से उसको काट लूँ तो 32 से करूँ 32 डबल जीरो, मतलब L गुने B का मान कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही सवाल का क्या है, सही उत्तर है। अगर आप चाहते तो इसे औरली भी कर सकते थे। मेरे को पता चल गया कि 15 है, 15 का क्यूब करूँगा 33 75, उसमें से 175 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 3200। ठीक है। और L गुने B गुने H बराबर कितना हो जाएगा, 3200। L गुने B का मान मेरे को चाहिए, और 32 इधर है, 32 से काट दूंगा कितना हो जाएगा, 100। और 100 से सवाल का सही उत्तर है। ऐसा कब अप्रोच होगा, जब आप धीरे धीरे चीज़ों को ओरली करना सीखेंगे और पेन फ्री करना सीखेंगे। चलिए ठीक है, तो कैसी लगी हमारी आज का ये सेशन हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। और इसी प्रकार से हम आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ SSC MTS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा, मैं सारे एग्जाम SSC के जो भी हैं उस सारे प्रीवियस ईयर हो सकेगा तो चैप्टर बाय, कि एक बार प्रॉफिट एंड लॉस का, कभी त्रिकोणमिति का, फिर अलजेब्रा का, इस प्रकार से लाऊंगा। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, टाटा बाय बाय।